डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की। जी हां, एक ऐसा विषय जो कि अब केंद्र में है, एक ऐसा विषय, एक ऐसा मॉडल जहां पर बात होती है सहकार्य की, यानी साथ कार्य की, समानता की और सबकी हिस्सेदारी की, और इसे ही कहा जाता है सहकारिता। कैसे सहकारिता आज के समय में हर सदस्य जो कि उस समिति का सदस्य है उसकी बेहतरी और समाज को एक नई दिशा देने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, इसी पर हम बात करेंगे। मकसद क्या है सहकारिता वर्ष मनाने का और किस तरह के कदम इस पूरे साल उठाए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की भूमिका क्या हो सकती है, इन सभी बिंदुओं पर आज के कार्यक्रम में बात होगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। सहकारी समितियां पूरी दुनिया में हैं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में इनकी मौजूदगी है। सामाजिक और आर्थिक विकास के अलावा पर्यावरण संरक्षण में सहकारिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पिछले साल 24 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के दौरान इस वर्ष का औपचारिक तौर पर शुभारंभ किया। ये दूसरी बार है जब इस तरह के वर्ष का आयोजन किया जा रहा हो। लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वो भी राष्ट्र के विकास की योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बन करके उसमें वो योगदान दे रखे। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया। इससे पहले 2012 को भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा चुका है। इस बार की थीम है सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। ये थीम इस बात की ओर इशारा करती है कि आज के दौर में सहकारिता वैश्विक चुनौतियों के लिए जरूरी समाधान प्रदान कर रही है। साथ ही ये भी जाहिर करती है कि 2030 तक संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें प्राप्त करने में सहकारिता आगे आगे है। हमारा देश बड़े सहकारिता आंदोलन का साक्षी रहा है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम इस बात का संकेत है कि सहकारिता की परिकल्पना भारत की आत्मा में समाई हुई है। यहाँ 8 लाख के आसपास सहकारी समितियां हैं। इन सब को देखते हुए ही जुलाई 2021 में भारत सरकार ने अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि सहकारिता एक जीवन शैली है और हमारी संस्कृति का आधार भी। सहकारी समितियां दरअसल ऐसे व्यवसाय हैं जिनका मालिकाना हक और नियंत्रण उन्हीं सदस्यों के पास होता है जिनकी वो सेवा कर रहे होते हैं। सदस्य संचालित मॉडल होने की वजह से ही सहकारी समितियां दूसरे उद्यमों से अलग हैं। इसके सदस्य चाहे ग्राहक हों, कर्मचारी हों या कोई और व्यवसाय करने वाले, लाभ में सबकी हिस्सेदारी बराबर होती है। सहकारी समितियां कई रूपों में हैं और समाज के सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं। ये स्वयं सहायता, स्वयं जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता और एकजुटता के सिद्धांत पर काम करती हैं। इनमें एक जैसी जरूरतों वाले लोग समान आर्थिक उद्देश्यों के लिए एक साथ आते हैं और उनका प्राथमिक उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग के हितों के लिए काम करना है, ना कि मुनाफाखोरी। तो ये
ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। आज सरकार आपके साथ कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 की, और इस पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ कपिल मीणा जी हैं, निदेशक सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। तो जैसा कि हम सहकारिता दिवस की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये भारत के लिहाज से, जैसा कि हमारे देश में बहुत सारे सहकारिता के क्षेत्र में काम हो रहा है, और जब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है और ये कितना महत्वपूर्ण है? जी, जैसा आपने कहा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2025 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है जी। और इससे पहले 2012 में भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा हुई थी। पर ये प्रथम बार ऐसा है जब मंत्रालय, एक सहकारिता मंत्रालय पृथक मंत्रालय बना है, और उसके बाद प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, इस वर्ष को हम मना रहे हैं। इसकी शुरुआत गत वर्ष हुई थी, जिसमें कि भारतवर्ष में वो भी पहली बार हुआ था हिस्ट्री में कि हमने एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। 5 दिनों की अंतर्राष्ट्रीय एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 100 से अधिक देशों ने अपना पार्टिसिपेशन उसमें किया था। और वहीं उसी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा की थी। जी। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई, और उसके बाद जो हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी हैं, उन्होंने भी इसमें विशेष रुचि दिखाते हुए हम सबको ये निर्देश भी दिए कि इस वर्ष को, हम पूरे वर्ष को बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाएं। और जिस प्रकार से दूसरे आयोजनों में सिर्फ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, सिर्फ कार्यक्रम का आयोजन ना हो, उनका ये कहना था कि आप इन कार्यक्रमों को कैसे हम सहकारी समितियों को ज़्यादा पारदर्शी बना सकते हैं, किस तरीके से उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उनमें और अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं। तो इस तरीके के जो रिफॉर्म्स हैं उस पर फोकस करते हुए हम इस वर्ष में कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सहकारिता हमारे देश के लिए और हमारी जिस तरह की संस्कृति रही है उसमें जीवन शैली है, ये एक तरह की जीवन शैली है। इसे अगर हम व्यवहारिक तौर पर और ज़मीनी तौर पर देखें तो इसका क्या प्रभाव और किस तरह से इसका आकलन करते हैं? जी बिल्कुल, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सहकारिता सिर्फ एक कोई सेक्टर नहीं है, ये एक जीवन शैली है। तो आप देखेंगे भारत में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, उनसे 30 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और ये गाँव-गाँव में और शहरों में भी सब जगह पे इनकी उपस्थिति है। और यदि आप देखें तो सहकारी समिति जो है एक प्योर बिजनेस की तरह नहीं चलती है। उसमें जितने भी सदस्य होते हैं, कोई मालिक नहीं होता उसमें। जी, उसमें कोई मालिक नहीं होता है, और जितने भी सदस्य होते हैं वो भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो उनके बीच में एक पर्सनल लेवल पे रिलेशंस भी रहते हैं, और सिर्फ विश्वास के रूप में ही वो कार्य करते हैं। तो विश्वास पर ही वो लोगों की मदद करते हैं, आपसी मदद से उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सहकारिता भारतवर्ष में आप कह सकते हैं एक जीवन शैली। इसका एक और कारण ये भी है कि भारत में सहकारिता कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जी। भारत में सहकारिता आज़ादी से पूर्व भी सहकारी समितियां थी, और सहकारिता का एक बहुत पुराना एक इतिहास रहा है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि सहकारिता एक जीवन शैली भी है भारतीय समाज। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसे और प्रभावी तरीके से कैसे हम अपने जीवन में शामिल करें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये एक इमोशंस भी जुड़े होते हैं जो लोग सहकारी समितियों में होते हैं।
कौन सी वो क्षेत्र हैं जहाँ पर सहकारिता का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है, यहाँ पर जहाँ पर हमें सबसे अच्छे परिणाम दिखाई दिए हैं? जी, जिस तरीके से सहकारिता मंत्रालय ने कार्य किया है विगत 4-4.5 वर्षों में, तो हमने सहकारिता को अन्य क्षेत्रों में, नए क्षेत्रों में भी विस्तार करने का हमने कोशिश इसमें करी है। और यदि आप देखें, आप सबको जानकारी है, डेयरी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें कि सहकारी समितियां बड़ी सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। अभी हाल ही में पिछले ही दिनों अमूल को विश्व में नंबर 1 सहकारी समिति का एक रिकॉग्निशन भी मिला है। जी जी। ICA की एक रैंकिंग होती है, उसमें उसको रैंक नंबर 1। और इफ़को नाम का एक हमारा दूसरा जो कोऑपरेटिव है जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में काम करता है, इन दोनों को रैंक 1 और 2 मिला है, जिस पर कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर पोस्ट किया था, उन्होंने भी इस पे खुशी जताई थी। तो आप देखिए कि इस तरीके की सहकारी समितियां बड़ी सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं और उनसे बहुत बड़ी संख्या में किसान जुड़े हुए हैं। यदि आप अमूल की बात करें तो अमूल में आज की तारीख में 36 लाख से अधिक उसके सदस्य हैं, तो 36 लाख किसानों को डायरेक्ट उससे बेनिफिट मिलता है। और एनुअल टर्नओवर में अगर आप देखें तो अमूल करीब करीब 90,000 करोड़ से अधिक का उसका वार्षिक एक टर्नओवर है। तो आप देखें कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही सफल सहकारी समितियां हैं। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। इसी प्रकार से हाउसिंग के सेक्टर में आप देखें, जी जी, एग्रीकल्चर क्रेडिट के सेक्टर में हमारे जो पैक्स होते हैं वो काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं देश में। फर्टिलाइज़र सेक्टर मैंने आपको बताया, उसी प्रकार से लेबर कोऑपरेटिव्स भी काफ़ी सारी हैं हमारे देश में। तो इस प्रकार से करीब 25 से अधिक सेक्टरों में ये सहकारी समितियां हमारे देश में कार्य कर रही हैं। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि सहकारिता मंत्रालय 2021 में अपने रूप में आया, उसका गठन किया गया, उसके बाद किस तरह का परिवर्तन हम सहकारिता के क्षेत्र में देख रहे हैं? क्योंकि सहकारिता तो पहले से भी था, समितियां काम कर रही थी, लेकिन जब एक मंत्रालय बन गया, जब एक फोकस तरीके से नीतियां बनने लगी, तो किस तरह के परिवर्तन दिखाई दिए? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, सहकारिता बहुत पुराना है और सहकारिता से लोग पहले भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मंत्रालय ने जिस तरीके की योजनाएं या जिस तरीके की पहलें शुरू की हैं 2021 के बाद, उससे आप देखेंगे कि पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर में, सहकारिता में एक पॉजिटिव चेंज होना शुरू हुआ है। और इसमें आप देखें, कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी सारी रियायतें, काफ़ी सारी मुश्किलें जो हमारे बैंकों को आती थी, उन सबको रिजॉल्व किया गया है RBI और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और भी अन्य जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ में। तो उनकी कोऑपरेटिव बैंकिंग को एक बड़ी मजबूती मिली है इसमें। शुगर कोऑपरेटिव्स की अगर आप बात करें, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स भी हमारे देश में काफ़ी हैं। जी जी। उनके लिए भी एक इनकम टैक्स में बहुत बड़ा करीब 40,000 करोड़ का उनको बेनिफिट मिला था, जी। जो कि बहुत ही पुरानी समस्या थी। मतलब 1990 के दशक से वो समस्या उनकी चलती आ रही थी। उनके ऊपर एरियर्स थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, और लगातार उनके प्रयासों के बाद भी ये उन्हें एक तरह से उनके ऊपर टैक्स बढ़ता जा रहा था। तो उसको रिजॉल्व किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ बात करके। माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार से काफ़ी क्षेत्रों में सहकारिता क्षेत्र को तेज गति देने का प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में। जी बिल्कुल। और सर, कोई वर्ष या कोई दिवस मनाने का मकसद ये भी होता है कि जागरूक किया जाए लोगों को, और जो खामियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उन्हें दूर किया जाए, जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें सेलिब्रेट किया जाए। इसी तरीके से अगर हम सहकारिता की बात करें तो जहाँ ये लोगों से जुड़ता है, संगठित करता है, वहीं दूसरी तरफ एक पारदर्शिता और एक जवाबदेही की भी चुनौती रहती है। तो इस दिशा में किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये मंत्रालय का बहुत बड़ा एक उद्देश्य भी रहा है कि किस प्रकार से सहकारी समितियां अपना बिजनेस बढ़ाएं, किस प्रकार से वो और एफिशिएंट तरीके से काम करें, और किस प्रकार सहकारी समितियों में, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें, जवाबदेही बढ़े। और इसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि माननीय मंत्री जी का कहना था कि सिर्फ कार्यक्रम आयोजित ना हो, ट्रेनिंग्स भी हों, कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो, अवेयरनेस जनरेशन भी हो, रैलियां भी हों, स्पोर्ट्स जैसे हम कहते हैं खेल कूद के कार्यक्रम भी हों, और गांव-गांव तक इसको हम पहुंचाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति यहाँ पर गठन करी, जो कि अंतर मंत्रालय समिति थी। उसमें अन्य मंत्रालयों के सचिव भी उसके सदस्य थे। और इस अंतर मंत्रालय समिति की बैठकों से ये पॉजिटिव जो उससे रिजल्ट निकला कि काफ़ी सारे दूसरे मंत्रालयों ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की काफ़ी जागरूकता उन्होंने फैलाई है। और साथ ही जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें और जितने हमारे कोऑपरेटिव के फेडरेशंस हम कहते हैं,
राष्ट्रीय संघ, तो हमारे ऐसे 19 राष्ट्रीय संघ हैं, उन राष्ट्रीय संघों की भी बहुत ही एक अच्छी भागीदारी के साथ हमने वर्ष भर में बहुत अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, और जिससे कि काफ़ी जागरूकता बढ़ाने में हमें मदद मिली है। और अब जब ये वर्ष अंत होगा उस समय पर इसकी एक पूरी एक एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक एक रिपोर्ट भी हम बना रहे हैं, जिसको माननीय मंत्री जी के हाथों से उसको प्रदर्शित किया जाएगा, और उसमें वो सारी चीज़ें होंगी कि हमने किस प्रकार की गतिविधियां इस पूरे साल में करी। जी सर, एक चीज़ और जो व्यवहारिक तौर पर सवाल उठता है वो ये कि सहकारिता का जो मॉडल है वो सदस्य हित के लिए होता है, समाज हित के लिए होता है, जैसा कि आपने बताया भी। और जब आज के युग में जहाँ प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा है, वहाँ पर ये मॉडल्स कितना सर्वाइव कर पाते हैं या कितने व्यवहारिक हो पाते हैं, कितना इसमें वाकई में लाभ हो पाता है? जी नहीं, बिल्कुल। और आज का युग 21वीं सदी का जो युग है उसमें आपने जैसे कहा प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, तो यही मंत्रालय भी इस तरीके से ही इस मूवमेंट को आगे ले जाना चाहता है कि सहकारी समितियां सिर्फ एक वेलफेयर एक्टिविटी की तरह नहीं, जो भी वो बिज़नेस एक्टिविटी करते हैं उसको वो पूरी तरह से एफिशिएंसी के साथ करें, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, आईटी के टूल्स जो आजकल हैं उन सब का यूज़ करें। और सहकारी समितियों को अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं उनसे compete करना होगा, और उसके लिए मुझे लगता है कि मंत्रालय भी काफ़ी पहले कर रहा है और सहकारी समितियां हमारी सक्षम भी हैं। सहकारी समितियां आप देखेंगे, जैसे मैं बता रहा था अमूल, इफ़को, इस तरीके के अनेकों उदाहरण हैं जो कि सहकारी समितियों ने किसी एक प्राइवेट कंपनी से भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। बिल्कुल। और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे वो हज़ारों मेंबर हों चाहे लाखों सदस्य हों, उन सब के बीच में इनका जो भी प्रॉफिट होता है वो सबको मिलता है। तो एक बहुत अच्छा सहकारिता माध्यम है, अगर उसको एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में रन किया जाए, चलाया जाए, तो आने वाले समय में ये सभी हमारी जो मिडिल क्लास है या फिर जिसे हम कहते हैं गरीब तबका है, उसको ऊपर लाने के लिए और पूरा जो हमारा एक डेवलप्ड कंट्री बनने का जो उद्देश्य है उसके लिए सहकारिता एक बहुत अच्छा माध्यम है। और हमें लगता है कि सभी सहकारी समितियां जो है इसमें सक्षम भी हैं। जी, एक चीज़ जैसे कि आपने बताया भी ज़रा भी कि हमारा देश जो दूध के क्षेत्र में, वहीं बैंकिंग का क्षेत्र हुआ, चीनी उर्वरकों में हम सहकारिता के बहुत अच्छे परिणाम देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तौर पर मना रहे हैं, आगे वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर संभावनाएं अधिक हैं, जहाँ संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जिन्हें और हम मजबूत कर सकते हैं सहकारिता के साथ? देखिए, एक कोशिश जो मंत्रालय द्वारा की जा रही है कि किस प्रकार से जो भी सहकारी समितियां हैं, खास करके पैक्स जिन्हें हम कहते हैं, जो कि ग्रामीण स्तर पे पहले सिर्फ एग्रीकल्चर क्रेडिट या किसानों को ऋण देने का काम करते थे, उनको सहकारिता मंत्रालय ने मल्टीपर्पज़ बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। और सोच ये है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर वो सिंगल एक्टिविटी करेगी तो उसमें हो सकता है उनको कभी नुकसान भी झेलना पड़े। तो सोच ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मल्टीपर्पज़, मल्टी डायमेंशनल बने और कई सारी गतिविधियां करें, ताकि अगर किसी एक गतिविधि में वो सफल नहीं होते हैं तो दूसरी गतिविधि में उन्हें सफलता मिलती है और अल्टीमेटली वो प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी सहकारी समितियों को मल्टी डायमेंशनल बनाने की कोशिश की जा रही है। और आपने कहा कि नए क्षेत्र काफ़ी हैं। जिस तरीके से आप देखें, जस्ट एक एग्जांपल के लिए टूरिज़्म का क्षेत्र देखें, तो टूरिज़्म में भी कई सारे राज्य जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे टूरिज़्म बेस्ड सहकारी समितियाँ बनाई जा सकती हैं। और कुछ सहकारी समितियाँ हैं भी, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में कुछ सहकारी समितियाँ, लेकिन उनको और मजबूत करने की ज़रूरत है, उनको और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो सोच ये है कि नई नई सोसाइटीज़ भी बने, ऐसे राज्यों में, ऐसे क्षेत्रों में नई समितियों का गठन हो जहाँ की ऐसी समितियाँ नहीं हैं। और साथ ही जो नए क्षेत्र हैं, अपकमिंग क्षेत्र हैं, उसमें भी ये सहकारी समितियां बनाई जाएं। एक चीज़ और हम सर देखते हैं कि सहकारी समितियों की पहुंच देखिए गांव तक होती है। ये बहुत ख़ास बात होती है कि गांव के लोगों से जुड़ती है, महिलाओं से जुड़ती हैं ये समितियां, लेकिन युवाओं की भागीदारी अभी भी उतनी नहीं है जितनी हम अपेक्षा करते हैं, जो हमारा टारगेट है। युवाओं को भी सहकारिता की ओर मोड़ा जा सके, उनका भी रुझान बढ़े, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहे हैं, तो क्या इस पर भी कुछ फोकस है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और सहकारी क्षेत्र में ये एक बड़ी एक चैलेंज भी रहेगा कि किस प्रकार से आज के युवा सहकारी समितियों से जुड़ें। तो इसमें काफ़ी सारी हमारी फेडरेशंस भी इसके ऊपर काम करती हैं, लेकिन मंत्रालय की यदि बात करें तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो इसी साल लिया गया,
एक नई पहली देश की कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का गठन किया गया है, जिसका नाम है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। और ये इसका उद्देश्य यही है कि कैसे युवाओं को जोड़ा जाए। तो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी जो कि अपना काम शुरू कर चुकी है, उसके द्वारा अनेकों कोर्स चलाए जाएंगे, अनेकों डिग्री, डिप्लोमा, इस तरीके की सारी कोऑपरेटिव की जो एजुकेशन है वो सारी दी जाएगी। और ये पूरे देश में एक स्टैंडर्ड और एक यूनिफॉर्म कोऑपरेटिव एजुकेशन का एक सिस्टम तैयार करेगा। और इसके माध्यम से मुझे लगता है कि जो हमारे युवा हैं वो इस क्षेत्र से जुड़ेंगे, क्योंकि यह भी व्यवस्था की जाएगी इस यूनिवर्सिटी के द्वारा कि किस प्रकार से किसी भी डिग्री, डिप्लोमा कोऑपरेटिव में करने के बाद उनको नौकरियां मिले। जी। और बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स को भी उनसे जोड़ने का प्रयास किए जाएंगे। जी। तो मुझे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी काफ़ी युवा हमारे सहकारी क्षेत्र से जुड़ेंगे। बिल्कुल। और सर, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या ई गवर्नेंस वगैरह को भी इससे जोड़ा जा रहा है ताकि युवाओं का रुझान और बढ़े? जी, जिस प्रकार से मैं अभी आपको कोऑपरेटिव बैंकिंग की बात कर रहा था, तो कोऑपरेटिव बैंकिंग में भी किस प्रकार से यूपीआई का इंटीग्रेशन किया जाए, इसके ऊपर कल ही एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें माननीय मंत्री जी ने एक डिजिटल उनके प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। इसी प्रकार से ई कॉमर्स साइट्स, जिस प्रकार से अमेज़ॉन और ये सारी साइट्स होती हैं, उसी प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी यदि अपना प्रोडक्ट कहीं बेचना चाहें तो उसके लिए एक ई कॉमर्स साइट बनाने के ऊपर भी कार्य चल रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक कॉमन ब्रांड नेम में ये सारी कोऑपरेटिव के जो प्रोडक्ट हैं वो सब ई कॉमर्स साइट्स पे अवेलेबल होंगे। तो इस प्रकार के नए जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी काफ़ी काम किया जा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, क्लस्टर आधारित जो रणनीतियां हैं उन पर काम कैसे किया जा रहा है, क्योंकि छोटे और जो हमारे सीमांत किसान हैं उनके लिए विशेष तौर पर? जी, देखिए, कोऑपरेटिव एक समूह होता है किसानों का या लोगों का। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जो आपने कहा, किस प्रकार से जो हमारा एसएचजी मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है देश में, तो ये भी देखा जा रहा है, ये भी प्रयास किए जा रहे हैं किस प्रकार से एसएचजीज को भी कोऑपरेटिव से जोड़ा जाए। किस प्रकार से एफपीओज जैसे फार्मर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, एफपीओज को भी कोऑपरेटिव में बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर काम ऑलरेडी चल रहा है। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को बिल्कुल फोकस करके मंत्रालय उस पर काम कर रहा है। आने वाले दिनों में और भी इनिशिएटिव इस प्रकार के लिए जाएंगे। जी बिल्कुल। और सर, अगर हम दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया की, तो भारत में सहकारिता का नेटवर्क बहुत बड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी मना रहे हैं। तो इसमें हमारे देश की भूमिका क्या हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और साथ ही किस किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए और अभी किए जाने हैं? जी, तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हमने इस साल काफ़ी वृहद स्तर पर, काफ़ी बड़े स्तर पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए हैं और सभी राज्य सरकारों ने, सभी हमारे कोऑपरेटिव की सोसाइटीज़ ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ये कार्यक्रम अभी जारी हैं। तो इसमें प्रयास ये है कि किस प्रकार से हर क्षेत्र में सहकारिता की सफलता की कहानियाँ भी एक सेलिब्रेट की जाएँ। तो कोऑपरेटिव्स की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनको भी हमने इस साल में प्रयास किया है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको हाईलाइट किया जाए। इसी प्रकार से मीडिया से लेके हर चीज़ में इसका बहुत अच्छा कवरेज हमारे द्वारा किया गया है। इसका पहला जो फंक्शन हमने किया था, पहला बड़ा कार्यक्रम जनवरी में 24 जनवरी 2025 को माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित किया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का आप कह सकते हैं कि एक उद्घाटन समारोह था और काफ़ी बड़ी उसमें गैदरिंग थी। उसके बाद से मंत्रालय के स्थापना दिवस पर, अन्य कार्यक्रमों में, सभी जगह पर बहुत सारे कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा और मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से रेलवे मिनिस्ट्री के जो रेलवे के टिकट आप IRCTC के टिकट्स आप निकालते हैं, उसके ऊपर भी यदि आप ध्यान दें तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का लोगो और उसका जो साइन है वो उस पर आपको मिलेगा। इस प्रकार से हमारे कोऑपरेटिव, बहुत सारी डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं जिनके कि डेली बहुत सारी दूध के पैकेट और इस तरीके के प्रोडक्ट निकलते हैं, उस पर भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंक्लूडिंग अमूल जो कि सबसे बड़ा डेयरी का कोऑपरेटिव है, उसने अपने सभी पैकेजिंग पर इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स या अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का लोगो डिस्प्ले किया है। तो इस प्रकार से काफ़ी जागरूकता फैलाने के प्रयास किए गए हैं और अब साल के अंत में अगेन हम इसकी एक एनुअल रिपोर्ट बना करके उसको भी निकालेंगे और प्रयास ये भी किए जा रहे हैं कि एक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसे आप कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर की क्या समस्याएं हैं जी, उसमें क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, आने वाले समय में किन विषयों पर काम होना चाहिए, लीगल मैटर हो चाहे सरकार के स्तर पर हो, इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है और लक्ष्य यह है कि साल के अंत में इस बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को भी
हम फाइनली इसको रिलीज़ करें। जी, सहकारिता से जुड़ी तमाम बातें हमने आप तक पहुंचाई और आपको ये भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है और इसमें हमारी मदद की हमारे खास मेहमान ने। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ। हमें पूरी आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी और योजना का सार या फिर उससे जुड़ी तमाम जानकारी हम लेकर आए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा। मैसेंजर या फिर वॉल पर लिखकर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करें। हमारा कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बात इस पर रिकॉर्ड करवाएं, जो कि हम तक पहुंच जाएगी। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें सरकार आपके साथ। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में एक और योजना की पूरी जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये सिर्फ ठगी की दास्तान नहीं, ये उस लम्हे की कहानी है जब सपनों और सच्चाई के बीच की पतली सी दीवार एक क्लिक में ढह जाती है। जॉब आपकी लगी सिंगापुर की कंपनी में, तो उन्होंने पैसे आपसे किस बात के लिए लिए? साइबर स्पेस में क्रिमिनल आपको ढूंढकर आप तक नहीं पहुंचता, अक्सर आप ही उसे ढूंढ लेते हैं। आशुतोष, मैं डेस्परेट था कि मेरी कोई नौकरी लग जाए और हर जगह हाथ पैर मार रहा था। 5 लाख कि डायरेक्टली सिंगापुर के क्लियरेंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज में यूज होंगी। उन्होंने मुझसे प्रोसेसिंग फी मांगी है 5 लाख रुपए। कांग्रेचुलेशंस सिंगापुर की तरफ आपके पहले कदम के लिए। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे DD नेशनल पर। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 367 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 200 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी औसत की श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 177 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 223 दर्ज किया गया, जिसे थोड़ा खराब माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता औसत रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 193 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 147 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 196 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते